इस वीडियो में हम एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक प्रतिक्रियाओं को देखने जा रहे हैं। तो वे क्या हैं? वे कैसे अलग हैं? उनके ऊर्जा स्तरों के बारे में क्या? अगले कुछ मिनटों में आपको आरंभ करने के लिए आवश्यक सब कुछ पता चल जाएगा। एक ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया आसपास के वातावरण को ऊर्जा देती है, जैसे यह आग गर्मी देती है, जबकि एक एंडोथर्मिक प्रतिक्रिया अपने परिवेश से ऊर्जा लेती है, जैसे यह खराब पिघलने वाला हिममानव गर्मी में ले रहा है। बस याद रखें, एक्सो का मतलब बाहरी होता है, इसलिए बाहर देना, और एंडो का अर्थ है आंतरिक, इसलिए अंदर लेना। आइए एक त्वरित नजर डालकर शुरू करें। क्योंकि एक्सोथर्मिक प्रतिक्रियाएं ऊर्जा को परिवेश में स्थानांतरित करती हैं, और यह ऊर्जा आमतौर पर ऊष्मा ऊर्जा होती है। वे परिवेश को गर्म करने का कारण बनती हैं। अलाव की तरह सबको गर्म रखता है। एक्सोथर्मिक प्रतिक्रियाओं के अन्य उदाहरण अम्ल और क्षार के बीच तटस्थता प्रतिक्रियाएं हैं। पानी और कैल्शियम ऑक्साइड और श्वसन के बीच प्रतिक्रिया। एक्सोथर्मिक प्रतिक्रियाओं का पता लगाना आसान है। बस अपना थर्मामीटर लें और देखें कि तापमान बढ़ता है या नहीं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड घोल को मिलाते हुए देखें और देखें कि थर्मामीटर कैसे बढ़ता है। अधिकांश रासायनिक अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी होती हैं, क्योंकि गर्मी बाहर दी जाती है। भौतिक प्रक्रियाएं एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक भी हो सकती हैं। जब कोई चीज जम जाती है तो वह तरल से ठोस में चली जाती है। ऐसा होने के लिए बॉन्ड बनाने की जरूरत है, और बॉन्ड बनाने के लिए आपको कुछ काम करने की जरूरत है। इस प्रकार ऊर्जा बाहर दी जाती है और हिमीकरण ऊष्माक्षेपी होता है। इसी तरह जब संघनन होता है, क्योंकि एक गैस तरल में जा रही है, फिर से बंधन बनाने की आवश्यकता होती है और इसलिए ऊर्जा बाहर निकल जाती है। हिमीकरण और संघनन दोनों ऊष्माक्षेपी हैं, क्योंकि ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं में ऊर्जा परिवेश को दी जाती है। इसका मतलब यह है, अभिकारकों की ऊर्जा अधिक है और उत्पादों की ऊर्जा, इसलिए ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रियाओं के लिए ऊर्जा वक्र इस तरह दिखेगा। आइए अब एंडोथर्मिक प्रतिक्रियाओं पर एक नजर डालते हैं। ये कम आम हैं। याद रखें कि एंडोथर्मिक प्रतिक्रियाएं आसपास से ऊर्जा लेती हैं। पुनः ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं की तरह स्थानांतरित की जा रही ऊर्जा आमतौर पर ऊष्मा होती है। ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं में परिवेश आमतौर पर ठंडा हो जाता है। फिर से हम थर्मामीटर से एंडोथर्मिक प्रतिक्रियाओं का पता लगा सकते हैं, क्योंकि तापमान ठंडा हो जाएगा। एंडोथर्मिक प्रतिक्रियाओं के कुछ उदाहरण इलेक्ट्रोलिसिस हैं, सोडियम कार्बोनेट और एथेनोइक एसिड और प्रकाश संश्लेषण के बीच प्रतिक्रिया। एंडोथर्मिक प्रतिक्रियाओं को भौतिक प्रक्रियाओं में भी देखा जा सकता है। जब कोई चीज पिघलती है तो वह ठोस से द्रव में बदल जाती है। ऐसा होने के लिए बंधनों को तोड़ना होगा, और बंधनों को तोड़ने के लिए ऊर्जा को हमारे पिघलने वाले हिममानव की तरह लगाना पड़ता है। उबलना भी एंडोथर्मिक है, क्योंकि तरल को गैस में बदलने के लिए बंधनों को तोड़ने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्योंकि एंडोथर्मिक प्रतिक्रियाओं में ऊर्जा को प्रतिक्रिया में जोड़ा जाता है, उत्पादों की ऊर्जा अभिकारकों की ऊर्जा से अधिक होती है, और इसलिए ऊर्जा वक्र इस तरह दिखता है। तो वहां आपके पास एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक प्रतिक्रियाएं हैं। आपको केवल यह याद रखने की आवश्यकता है कि एक्सोथर्मिक प्रतिक्रियाएं ऊर्जा देती हैं और एंडोथर्मिक प्रतिक्रियाएं ऊर्जा लेती हैं। दोनों का पता थर्मामीटर से लगाया जा सकता है। एक्सोथर्मिक प्रतिक्रियाओं में परिवेश गर्म हो जाता है और एंडोथर्मिक प्रतिक्रियाओं में परिवेश ठंडा हो जाता है। एक्सोथर्मिक प्रतिक्रियाएं अधिक ऊर्जा के साथ शुरू होती हैं और कम ऊर्जा के साथ समाप्त होती हैं, जबकि एंडोथर्मिक प्रतिक्रियाएं कम ऊर्जा के साथ शुरू होती हैं और अधिक के साथ। हिमीकरण और संघनन एक्सोथर्मिक हैं, क्योंकि बंधन बनाने की आवश्यकता होती है, जिससे ऊर्जा निकलती है। पिघलना और उबलना ऊष्माशोषी हैं, क्योंकि बंधन टूट जाते हैं, जिसके लिए अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। स्नोमैन के बारे में फिर से सोचें। और अंत में एक्सोथर्मिक प्रतिक्रियाएं अधिक सामान्य हैं,